जय हिंद बच्चों, JRS ट्यूटोरियल्स की हमारी टेस्ट सीरीज़ का 10th पेपर आप दे चुके हैं। इस पेपर में बॉटनी का सिलेबस था इकोलॉजी। तो आइए इस पेपर के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, यहाँ पे बच्चों कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। यहाँ पर सारे स्टेटमेंट्स NCERT का जो ये चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, वहाँ समरी से लिया गया है। और आप देखोगे इकोलॉजी इज़ बेसिकली कंसर्न विद 4 लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोम, ये स्टेटमेंट सही है। इवोल्यूशनरी चेंजेस जो नेचुरल सिलेक्शन में होते हैं दे टेक प्लेस एट पॉपुलेशन लेवल, ये भी NCERT की बात है। कोई भी इकोलॉजिकल इफ़ेक्ट किसी फैक्टर का पॉपुलेशन की साइज़ को अफेक्ट करता है, और यहाँ पर ये बात कही गई है इकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ एनी फैक्टर ऑन अ पॉपुलेशन आर जनरली रिफ्लेक्टेड इन साइज, ये भी स्टेटमेंट सही है। इन नेचर पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ हैबिटेट डू नॉट लिव इन आइसोलेशन, कोई पॉपुलेशन कभी आइसोलेशन में नहीं रहती, ये भी बात सही है। यहाँ पर ई स्टेटमेंट गलत है। अगर आप देखो तो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन और रिसोर्स पार्टीशनिंग, क्या ये दोनों बातें एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं? नहीं, एक दूसरे के अपोजिट कंसेप्ट्स हैं। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन कहता है कि इन्फीरियर स्पीशीज को एलिमिनेट होना पड़ेगा, और रिसोर्स पार्टीशनिंग का कंसेप्ट कहता है कि दोनों स्पीशीज रिसोर्सेज को मिलजुल करके शेयर करना सीख लेते हैं और को एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। तो यहाँ पर A, B और C, D स्टेटमेंट सही है, E स्टेटमेंट रॉन्ग है। 92, ये बच्चों आप देखेंगे बायोडाइवर्सिटी में तो किस साइंटिस्ट ने क्या बात बताई या क्या एक्सपेरिमेंट या फिर क्या उन्होंने हाइपोथेसिस दी है, उसको मैच करना है। हमबोल्ट ने क्या कहा था? इन्होंने हमें स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप की बात बताई थी। हमबोल्ट ने इन्होंने कहा था कि स्पीशीज रिचनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया एक्सप्लोर्ड, तो ये बात इन्होंने बताई थी। पॉल इरलिच ने क्या बताया था? पॉल इरलिच ने इन्होंने रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस दी थी, तो बी को 4th के साथ मैच करेंगे। टिलमान ने क्या किया था? लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट्स किए थे। इन्होंने बताया था कि जहाँ स्पीशीज रिचनेस ज़्यादा होती है वहाँ पर जो इकोसिस्टम है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, कम्युनिटी ज़्यादा स्टेबल होती है। और रॉबर्ट मे ने क्या बताया था? ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी के एस्टिमेट्स बताए थे कि ये 7 मिलियन के करीब होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए फर्स्ट। 93, 2 स्टेटमेंट हैं। एन इकोसिस्टम कैन बी विजुअलाइज्ड एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। हाँ, इकोसिस्टम एक फंक्शन करता है। 4 फंक्शंस इसके हमने पढ़े हैं, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो ये नेचर की सबसे छोटी यूनिट है जो कुछ फंक्शंस परफॉर्म करती है, और ये NCERT का स्टेटमेंट है, ये बात सही है। बहुत सारे इकोलॉजिस्ट पूरे बायोस्फीयर को भी एक ग्लोबल इकोसिस्टम कहते हैं, ये भी बात सही है, यानी यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 94, ट्रॉपिक्स में जनरली ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी होती है टेम्परेट के कंपैरिजन में, ये बात सही है, असर्शन तो सही है। और रीज़न स्पेसिएशन इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये भी बात सही है। किसी स्पीशीज़ को जितना अनडिस्टर्ब टाइम मिलेगा वहाँ उसको इवॉल्व होने के लिए उतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और नई स्पीशीज़ का जन्म होगा, यानी स्पेसिएशन होगा। और यही रीज़न है ट्रॉपिकल रीजन में स्पीशीज़ को अनडिस्टर्ब टाइम मिला है, बहुत लंबा समय मिला है, जबकि टेम्परेट में हमने पढ़ा था कि फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशंस हुए हैं, डिस्टर्बेंसेस बहुत हुए हैं, मास लेवल पे डेथ हुई है, जबकि ट्रॉपिक रीजन में ऐसा नहीं है। इसलिए वहाँ पर ज़्यादा इवोल्यूशन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं और ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी डेवलप हुई है। तो दोनों बातें भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। फिर बच्चों फिग ट्री और वैस्प, ये एग्जाम्पल हमने कहाँ पढ़ा है? म्यूचुअलिज्म में, पॉलिनेशन में। तो बताना है कितने पॉइंट्स यहाँ पर इससे रिलेटेड हैं। फिग फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाय वैस्प, ये बात सही है। वैस्प जो कीड़ा है वो अपने अंडे कहाँ देता है? फिग की रूट्स में देता है क्या? नहीं, NCERT में हमने पढ़ा है फ्रूट्स में देता है। को इवोल्यूशन है? हाँ, को इवोल्यूशन है, यहाँ पर पढ़ा है हमने NCERT में। 1-to-1 रिलेशनशिप है क्या? हाँ, वैस्प की एक पर्टिकुलर स्पीशीज फिग की एक पर्टिकुलर स्पीशीज का पॉलिनेशन करेगी, तो 1-to-1 रिलेशनशिप भी है। सेक्सुअल डिसीट यहीं पढ़ा था क्या? नहीं, सेक्सुअल डिसीट तो ऑर्किड के केस में और ऑफ्रिस इंसेक्ट के केस में पढ़ा था।
तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स इससे रिलेटेड है। आगे आते हैं 96। बहुत सारी कम्युनिटीज़ जब एक कॉमन प्लेस पर रह रही हैं एक साथ, तो इसे हम क्या कहते हैं, और वहाँ पर उसका इन्वायरमेंट भी प्लस कर दिया जाए, यानी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट दोनों, तो इस यूनिट को क्या कहेंगे, इकोसिस्टम। 97 ट्रू बताना है। हैबिटेट क्या होता है, किसी ऑर्गेनिज्म के रहने की जगह यानी एड्रेस, और नीश को हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म का फंक्शनल रोल क्या है, प्रोफेशन क्या है, यानी ये बात सही है। स्पीशीज डाइवर्सिटी अगर मेंटेन रखनी है तो स्पेशलाइज नीश चाहिए या जनरलाइज नीश, ये भी एनसीईआरटी में हमने पढ़ा है, स्पेशलाइज नीश की ज़रूरत है। अगर सब स्पीशीज चाहेंगी कि हम एक ही काम करें, एक ही फंक्शनल रोल प्ले करें, तो इससे इकोसिस्टम स्टेबल नहीं होगा। कोई प्रोड्यूसर चाहिए, कोई कंज्यूमर की तरह चाहिए, कोई डिकम्पोजर की तरह चाहिए, सबको अलग अलग स्पेशलाइज्ड काम पकड़ना होगा, प्रोफेशन पकड़ना होगा, तब इकोसिस्टम स्टेबल होगा, स्पीशीज डाइवर्सिटी बनी रहेगी। तो ये बात भी सही है। दो स्पीशीज सेम एनवायरनमेंट में अगर इनका सेम नीश होगा तो कंपटीशन डेवलप होगा और इंफीरियर को एलिमिनेट होना पड़ सकता है। इसलिए दो स्पीशीज जो सेम एनवायरनमेंट में हैं वो अवॉइड करती हैं सेम नीश, ये भी सही है, यानी ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू। 98 को देखिए, यहाँ पर फॉर मैनी टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स स्पीशीज इन्वेंटरीज। स्पीशीज इन्वेंटरीज का क्या मतलब है बच्चों, ये एनसीईआरटी की लाइन है, और एनसीईआरटी की लाइन पर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए ये सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं। जो स्पीशीज का डेटाबेस है, जो हमारे पास उनके बारे में नॉलेज है, वो नॉलेज कहाँ मोर कंप्लीट है, ये मोर कंप्लीट है टेम्परेट रीजन में, और ट्रॉपिकल रीजन की सारी स्पीशीज की नॉलेज हमें कंप्लीट नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है कि हम उसको कंप्लीटली स्टडी कर ही नहीं पाए हैं। टेम्परेट में कम है, तो वहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है हमने स्पीशीज़ का डेटाबेस यानी इन्वेंट्री, ये बात सही है। और दूसरा स्टेटमेंट, अ ग्रॉस एस्टिमेट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ। टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज कैसे कैलकुलेट किया जाता है? क्या इसको एक एक करके काउंट किया जाता है क्या? नहीं, ये एक एक्स्ट्रापोलेशन किया जाता है। एनसीईआरटी में ये बात बताई गई है, एक्स्ट्रापोलेशन किया जाता है। कैसे? एक स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन हम करते हैं, टेम्परेट रीजन में कितनी स्पीशीज पाई जाती हैं, ट्रॉपिकल स्पीशीज में क्या रिचनेस है, और एक कोई एग्जॉस्टिवली स्टडीड ग्रुप, फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स का हमने स्टडी कर लिया कि टेम्परेट में कितना है, ट्रॉपिकल में कितना है, उसके आधार पर एक्स्ट्रापोलेशन करते हैं, एजुकेटेड गेस करते हैं कि बाकी स्पीशीज़ का काउंट कितना होगा। तो दोनों बातें एनसीईआरटी की हैं और सही हैं। 99 एसिम्प्टोट इन लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। एसिम्प्टोट क्या होता है बच्चों? हमने पढ़ा है कि हमको लॉजिस्टिक में एक एस शेप कर्व मिलता है, और ये जो हिस्सा है जहाँ पर हम देख रहे हैं कि ग्रोथ रेट क्या हो जाता है, 0, यही हिस्सा क्या कहलाता है? एसिम्प्टोट। आपको इसका इक्वेशन याद होगा, dN/dt इज इक्वल टू Rn इंटू K माइनस N/K। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एसिम्प्टोट कब मिलेगा, यानी dN/dt 0 कब हो जाएगा? तो देखो बच्चों, K अगर N के बराबर हो जाए तो ये पूरी चीज़ क्या हो जाएगी? 0। तो dN/dt भी क्या हो जाएगा? 0, यानी ग्रोथ रेट 0, तो उसको क्या कहेंगे? एसिम्प्टोट। यानी करेक्ट आंसर है K इज इक्वल टू N। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब होती है? जब अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। यहाँ पर सिग्मॉइड कर्व मिलता है क्या? नहीं, यहाँ पर जे शेप कर्व मिलता है। पॉपुलेशन साइज क्या K वैल्यू के बियॉन्ड चला जाएगा? नहीं, ये बात बच्चों एनसीईआरटी की समरी में लिखी गई है कि चाहे आप लॉजिस्टिक पढ़िए, चाहे आप एक्सपोनेंशियल पढ़िए, K वैल्यू के बियॉन्ड कभी पॉपुलेशन साइज कैरिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड नहीं जाएगा। जबकि एनसीईआरटी का ग्राफ जो चैप्टर के अंदर बना है, वहाँ देखने से थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि शायद K के ऊपर चला गया है पॉपुलेशन साइज, लेकिन समरी में इसको क्लैरिफाई किया गया है कि कभी भी K के ऊपर पॉपुलेशन साइज नहीं जाएगा। इसलिए समरी को भी ज़रूर पढ़िए, मैं बार बार कहता हूँ। और ये रियलिस्टिक होता है क्या? नहीं, ये रियलिस्टिक नहीं होता। तो 2, 3, 4 रॉन्ग है, केवल फर्स्ट सही है।
101 एक ऐसा सिंपल सा न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में दिया गया है, इसलिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। इसमें कौन सा इक्वेशन लगाएंगे? इसमें हम इक्वेशन लगा सकते हैं, कौन सा, यहां पर आप इक्वेशन लगा सकते हैं एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर आर टी। और क्या कहा जा रहा है कि जो पॉपुलेशन है वो डबल हो गई है, यानी एन टी कितना हो गया है, 2n0 हो गया है। n0 पहले इनिशियल पॉपुलेशन थी और अब पॉपुलेशन साइज डबल हो गया है, e टू द पावर r। और t कितने टाइम में ऐसा हुआ है, 4 इयर्स में ऐसा हुआ है। तो आपसे r वैल्यू पूछी जा रही है, तो r वैल्यू आप निकाल सकते हैं, आप log ले लीजिए। तो आप कह सकते हैं log 2 इज इक्वल टू 4r log e। आप सभी फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपने ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे। तो log 2 की वैल्यू दी हुई है, log e की वैल्यू दी हुई है, r क्या हो जाएगा, r हो जाएगा log 2 डिवाइडेड बाई 4 log e। इसमें पुट द वैल्यू गेट द आंसर, और थोड़ा सा स्मार्टली कैलकुलेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें 0.2 से कम ही कुछ आना चाहिए, तो इसका सही आंसर होगा सेकेंड आंसर, क्योंकि बाकी सारे तो 0.2 से ऊपर हैं। आप ऐसी कैलकुलेशंस और ऐसे क्वेश्चंस फिजिक्स में आप करते हैं। ये एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है जहाँ 4 इयर्स की जगह 3 लिखा है, तो इसीलिए बस आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। 102 बायो कंट्रोल मेथड्स बेटा हमने कहाँ पढ़े हैं, माइक्रोब वाले चैप्टर में पढ़े हैं। और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, प्रेडेशन पर। ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में ये बात हमको समझाई गई है। प्रोड्यूसर्स के यूटिलाइज करने के बाद जो बायोमास बच जाता है, यानी उनके रेस्पिरेटरी लॉसेस के बाद जो बच जाएगा, जो हार्बीवोर्स को अवेलेबल होगा, उसको क्या कहते हैं, एनपीपी। एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस आर। तो इसका आंसर होना चाहिए एनपीपी। इनकरेक्ट मैच बताना है बच्चों, और बहुत ही सिंपल है। बायोटिक कंपोनेंट, लिविंग कंपोनेंट की बात करेंगे तो एयर वाटर सॉइल की बात होगी क्या, नहीं। बाकी हमें पता है एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल है। अब यह एनसीईआरटी में ये लाइन समरी में लिखी गई है कि एटमॉस्फेयर इज रिजर्वायर ऑफ कार्बन साइकिल। अब ये न्यूट्रिएंट साइकिल बच्चों भले आपके चैप्टर से डिलीट हो गई हैं, लेकिन समरी में इनकी कुछ बातें अभी भी लिखी हैं, तो इनकी एक रीडिंग आपको करनी चाहिए। इकोसिस्टम सर्विसेज, ये भी इकोसिस्टम हमें क्या क्या फ़ायदा पहुंचाता है, एयर वाटर इनका प्यूरिफिकेशन करता है। तो ये 1 2 3 तो सही बातें हैं और 4th इनकरेक्ट है, और इसको पता करना बहुत आसान था। 105 ह्यूमस से क्या रिलेटेड नहीं है, ह्यूमस कंप्लीटली डिकम्पोज्ड होता है क्या, नहीं, पार्शियली डिकम्पोज्ड। तो ये एक हो गया जो नॉट रिलेटेड बताना है। और ह्यूमस डार्क इन कलर सही है, एसिडिक कोलॉइडल एमॉर्फस सही है, रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हाँ, ये इसका डिकम्पोजिशन बहुत फास्ट होता है क्या, नहीं, स्लो। तो नॉट रिलेटेड पूछा था, तो ए एंड ई। 106 मैन मेड इकोसिस्टम के क्या क्या फीचर्स हैं। यहाँ कोई सेल्फ रेगुलेशन नहीं होता, प्रोडक्टिविटी हाई रखने के लिए ही हम ये डेवलप करते हैं। यहाँ न्यूट्रिएंट साइक्लिंग कम होती है, ऑल ऑफ द अबव। 107 एनसीईआरटी की लाइन पर ध्यान दीजिए, क्या सारे ऑर्किड्स पॉलिनेटर को रिवॉर्ड देते हैं, नहीं। एनसीईआरटी कह रही है नॉट ऑल ऑर्किड्स ऑफर रिवॉर्ड। तो स्टेटमेंट 1 क्या हो गया, गलत हो गया। और ये जो इंसेक्ट है ऑफ्रिस, ये सेक्सुअल डिसीट इसको होता है, हाँ, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है और 2 जो है वो करेक्ट है। फिर आगे बढ़ते हैं 108। ये भी बच्चों ध्यान से देखिए, तो ये जो ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट हैं, ये साउथ अफ्रीका में है क्या, नहीं, साउथ अमेरिका एनसीईआरटी में लिखा है। और ये क्या 2% ऑक्सीजन देते हैं, नहीं, ये 20% ऑक्सीजन देते हैं। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। रेट ऑफ बायोमास फॉर्मेशन, जब हम रेट कहने लगते हैं तो इसको क्या कहेंगे, प्रोडक्टिविटी। और जो अमाउंट ऑफ बायोमास एट अ गिवन टाइम, उसको स्टैंडिंग क्रॉप। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट। आगे आते हैं 110 में।
ये भी बच्चों एनसीईआरटी से भी लिया गया है और रेड डेटा बुक से रिलेटेड टर्म्स हैं, हमारे सिलेबस में है रेड डेटा बुक, और इसका थोड़ा आपको ध्यान देना चाहिए। आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। तो जो उसमें थ्रेटेंड स्पीशीज़ हैं उनकी वेरियस कैटेगरीज होती हैं कि किसको कितना डिग्री ऑफ थ्रेट है एक्सटिंक्शन का, तो उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं, उनको आपको जानना चाहिए। इंडेंजर्ड वाला तो एनसीईआरटी में दिया गया है, और बी वाला भी बहुत आसान था। अगर कोई इंडिविजुअल किसी स्पीशीज़ का नहीं बचा है तो हम उसे एक्सटिंक्ट कहेंगे, और किसी को अगर हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन है इन द वाइल्ड पॉपुलेशन इन नियर फ्यूचर तो उसको इंडेंजर्ड कहते हैं। फिर बच्चों ये रॉवेल्फिया वॉमिटोरिया से जो रेसरपाइन मिलता है, ये एग्जाम्पल हमने कहा पढ़ा है जेनेटिक डाइवर्सिटी में। 112 ये डेटा हमें याद रखना है, ये 1 इसका आंसर होना चाहिए। 113 विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इसमें आसान है, सारा एनसीईआरटी से लिया गया है। आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स 7 आर एम्फीबियंस, नहीं 7 आर इंसेक्ट्स। फिशेज हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज, हाँ ये बात सही है। मोर देन 70% ऑफ ऑल द स्पीशीज प्लांट हैं, नहीं एनिमल्स हैं, ये भी गलत है। नंबर ऑफ फंजाई स्पीशीज इन द वर्ल्ड इज लेस देन, नहीं मोर देन, तो यहाँ पर सिर्फ सेकंड सही है। 114 फिर बच्चों अब कहा जा रहा है कि आपको कंजर्वेशन मेथड अप्लाई करना है जहाँ पर एनिमल या प्लांट को अर्जेंट रिक्वायरमेंट है प्रोटेक्शन की, तो अर्जेंट ज़रूरत है तो आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे, XC2। तो आपको बेसिकली यहाँ पर ये बताना था कि कौन सा XC2 मेथड है, तो XC2 मेथड अर्जेंट आपको प्रोटेक्शन देना है तो जूलॉजिकल पार्क बोटानिकल गार्डन का सहारा लीजिए। फिर बच्चों किसी स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना, ये कंसेप्ट कहाँ पर अप्लाई होता है, ये कंसेप्ट अप्लाई होता है इन C2 मेथड में। तो यहाँ पर ये सब एनसीईआरटी से लिया गया है बच्चों, आपको बताना था कि कौन सा इसमें इन C2 है। बायोस्फीयर रिजर्व्स इन C2 है, बाकी सारे XC2 हैं। फिर आते हैं 116 डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। भारत का जो एरिया है वो कितना है, 2.4% और डाइवर्सिटी 8.1। 117 इसको आप पहचान रहे हैं, ये बात किसने बताई थी, हम्बोल्ट ने। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप उन्होंने दिया था, इस ग्राफ को आप पहचान रहे हैं। तो इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सप्लोरेशंस ऑफ ग्रेट जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर वॉन हम्बोल्ट, ये बात तो सही है। हमको यहाँ क्या बताना था, हमको नॉट ट्रू बताना है, इनकरेक्ट बताना है, और ये बताता है कि स्पीशीज रिचनेस और एरिया बताता है, इनके बीच में रिलेशन, और ये ग्राफ एनसीईआरटी में लिखा है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। और थर्ड स्टेटमेंट भी एनसीईआरटी से लिया गया है, स्लोप ऑफ रिग्रेशन सिमिलर होता है अगर आप इन रीजन्स के ऑर्गेनिजम्स को कंसीडर करेंगे। और बहुत सिंपल था आइडेंटिफाई करना, स्पीशीज रिचनेस एरिया बढ़ने के साथ कम होगी क्या, नहीं, एरिया बढ़ेगा तो रिचनेस भी बढ़ेगी। फोर्थ इज नॉट ट्रू। 118 ट्रू फॉर अ स्टेबल कम्युनिटी, ये सारी बातें एनसीईआरटी से ली गई हैं। पहला और दूसरा तो एप्लीकेबल होता है, इसको एलियन स्पीशीज से सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो करेक्ट आंसर फोर्थ है। बहुत तरह के 119 बहुत तरह के आपको डिजर्ट, रेन फॉरेस्ट और ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो ये रिप्रेजेंट करता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इविल क्वार्टेट पे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं बहुत, तो 4 आपको याद हैं, उसमें से ऑड क्या नहीं है, को इवोल्यूशन इविल क्वार्टेट में नहीं आता है। 121 सैक्रेड ग्रुप्स के एग्जाम्पल आपने पढ़े हैं, इसमें इंडो बर्मा या हिमालयन रीजन नहीं आता है, ये तो हॉट स्पॉट का एग्जाम्पल है बच्चों। 1 और 3 होगा, यानी फोर्थ आंसर होगा। 122 हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन से नुकसान किसको होगा, तो 1 किसको नुकसान होगा, इसका आंसर होना चाहिए मैमल्स एंड बर्ड्स रिक्वायरिंग लार्ज टेरिटरीज, एनिमल्स विथ माइग्रेटरी हैबिट्स। इसका आंसर बच्चों मुझे लगता है कि यहाँ पर एक करेक्शन की ज़रूरत है, इसका आंसर होना चाहिए 1 and 2 बोथ। प्रोकैरियोटिक डाइवर्सिटी को तो कोई नुकसान नहीं होगा, जो माइग्रेशन वाले हैं या मैमल्स एंड बर्ड जो लार्ज टेरिटरी वाले हैं इनको फ़ायदा होगा, तो इसका आंसर होना चाहिए 1 and 2 बोथ। ठीक है,
इसमें थोड़ा सा करेक्शन है। 123 विच ऑफ द फॉलोइंग शोज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ स्पीशीज। ये बच्चों पाई चार्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इस पाई चार्ट को आपको याद रखना चाहिए। आप याद रखिए फेसबुक राम, इससे आप याद रख सकते हैं। F से फिश, B से बर्ड, R से रेप्टाइल, A से एम्फीबियन, M से मैमल। तो फर्स्ट ऑप्शन होगा। विच इज़ नॉट अ करेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू रीसेंट एक्सटिंक्शंस। तो थायलासीन, ये याद करने वाली बातें हैं। 125 फिर ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, अगर इसी स्पीड से एक्सटिंक्शन होता रहा तो नेक्स्ट 100 ईयर्स में हाफ ऑफ द स्पीशीज गायब हो जाएंगी। 126 एनसीईआरटी से लिया गया है, तो दोनों बातें एनसीईआरटी से ली गई हैं, सही हैं। एन एविडेंस ऑफ अकरेंस ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन का एक एविडेंस हमें कहाँ से मिलता है? कॉम्पिटिटिव रिलीज से। ये बात सही है कि जब स्पीशीज जो कंपटीशन फेस कर रही थी, डोमिनेंट वाली स्पीशीज को एक्सपेरिमेंटली हटाया जाएगा तो इंफीरियर स्पीशीज अपनी पॉपुलेशन बढ़ानी शुरू कर देती है। और मोर रिसेंट स्टडीज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन की बात नहीं कहते। दोनों कंसेप्ट अपनी अपनी जगह सही है, मगर ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता है। तो फोर्थ आंसर कौन सा इकोलॉजिकल पिरामिड मिलेगा? ये डेटा दिया हुआ है बच्चों। पहले तो आप जब यूनिट्स पर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ बायोमास की बात हो रही है, और जब आप इसका एक डेटा के हिसाब से पिरामिड बनाने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास सबसे ज़्यादा बायोमास है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर के पास थोड़ा और कम हो गया है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर के पास और कम हो गया है, और टॉप कंज्यूमर के पास बायोमास और कम हो गया है। तो ये यूनिट से हमने पहचाना कि बायोमास का पिरामिड है, और जब इनको अरेंज किया तो देखा कैसा पिरामिड मिल रहा है? अपराइट, सीधा पिरामिड मिल रहा है बायोमास का। 128 इकोलॉजिकल पिरामिड के क्या क्या लिमिटेशंस हैं? तीनों बातें एनसीईआरटी में दी हैं, इसका करेक्ट आंसर है 1, 2 एंड 3। फिर बच्चों यहाँ पर 129 में ऑड बताना है। आप देखेंगे पहले, दूसरे और तीसरे मैकेनिज्म जो दिए हैं ये प्रीडेशन से रिलेटेड मैकेनिज्म है, और जो चौथा है ये पैरासिटिज्म से जुड़ा हुआ मैकेनिज्म है। तो आप बता सकते हैं ऑड क्या है? ऑड है फोर्थ। 130 याद करना है, ओशंस की एनपीपी क्या है? 55 बिलियन टन्स। 131 ट्रॉफिक लेवल इज इन एन इकोलॉजिकल पिरामिड, ये एक फंक्शनल लेवल को रिप्रेजेंट करता है, स्पीशीज को नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों। जो हम पिरामिड्स बनाते हैं डिफरेंट लेवल्स, वो किसी स्पीशीज को नहीं दिखाते, वो फंक्शनल लेवल को दिखाते हैं कि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। फंक्शन की बात कर रहे हैं, किसी स्पीशीज को नहीं बता रहे हैं। और क्या कोई एक स्पीशीज मोर देन 1 ट्रॉफिक लेवल ऑक्यूपाई कर सकती है? हाँ, जबकि ये कह रहा है नेवर, तो ये स्टेटमेंट गलत है। जैसे हमने पढ़ा कि बर्ड्स जब सीड को खाएंगी तो वो हार्बीवोर वाले लेवल पर आएंगी, जब इंसेक्ट्स को खाएंगी तो कार्निवोर वाले लेवल पर आ सकती हैं। तो ये ए ट्रू है बट रीजन फॉल्स है। 132 इथिकल आर्ग्यूमेंट फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी कंसीडर्स दैट एवरी स्पीशीज हैज इंट्रिंसिक वैल्यू। ये बात सही है। और बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या ब्रॉडली में आता है? नहीं, बायो प्रोस्पेक्टिंग में हम अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए एक्सप्लोर करते हैं डाइवर्सिटी को, तो ये नैरोली यूटिलिटेरियन में आता है। तो 1 इज ट्रू बट 2 इज फॉल्स। 133 कंपटीशन की बात हो रही है, तो पूछ रहा है कि किसमें से कौन सा एग्जाम्पल कंपटीशन का है। तो कंपटीशन की एक डेफिनेशन दी है, उसका एग्जाम्पल है टॉर्टॉइज एंड गोट्स। 134 ये भी बच्चों हमने देखा कि विजिटिंग फ्लैमिंगोज आती हैं साउथ अमेरिकन लेक्स में, और वहाँ की रहने वाली जो मछलियाँ हैं उनके साथ झगड़ा करती हैं। और ये किस बात को हाईलाइट करता है? ये बताता है कि दो अनरिलेटेड स्पीशीज में भी कंपटीशन हो सकता है। और लास्ट क्वेश्चन, डॉक्टर एस जी इज़ अ बॉटनिस्ट, और वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। यानी उन्होंने क्या देखा कि जब स्टार्ट किया तो पॉपुलेशन में 40 प्लांट्स थे, और 1 साल के बाद 22 ऐड हो गए। तो हमें यहाँ पर बर्थ रेट, डेथ रेट से रिलेटेड ऑप्शंस दिए हैं। तो बर्थ रेट निकालने के लिए हम कहेंगे 22 कितने ऐड हुए डिवाइडेड बाय इनिशियल कितना था।
तो पॉइंट हम कहेंगे 55 प्लांट ऐड हुए। और इसको आप एनसीईआरटी में बहुत ध्यान दीजिएगा, यूनिट्स कैसे लिखी गई हैं। 0.55 प्लांट पर रोज पर ईयर, तो ये फ्रैक्शन में हो सकता है बर्थ रेट। एनसीईआरटी में एक ऐसा एग्जांपल लोटस का दिया हुआ है, तो बी सही है। और डेथ रेट की बात आप देखोगे तो 14 प्लांट कम हो गए उस एक साल में, तो डेथ रेट कैसे निकालोगे 14/40, तो ये भी आप करोगे तो कितना आएगा 0.35 प्लांट पर रोज। एक रोज के हिसाब से बता रहे हैं कि 0.35 प्लांट पर रोज हर साल क्या हो गए, कम हो गए। तो आंसर होना चाहिए बी एंड डी। तो ये हमने बच्चों इकोलॉजी के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। अब अगला जो टेस्ट आप देंगे वहाँ पर आपसे फुल 11th का सिलेबस पूछा जाएगा, तो उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करिए, तैयार रहिए। थैंक यू बच्चों।